करंट अफेयर मैगज़ीन फरवरी 2025, जिसमें आज हम अपने सोशल इश्यूज़ के टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्लस इसमें MCQs भी आएंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। साथ में आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। वहीं से जाइए लिंक पर और इमीडिएटली कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आ रही हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की जानकारी हो तो आपको मिलती रहे। आज का पहला टॉपिक है जिसमें हम मिडिल इनकम क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हो फरवरी के मंथ में जब बजट अनाउंस हुआ तो उसमें न्यू इनकम स्ट्रक्चर को भी दिया गया है और उसमें एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स रिलीफ दिया गया है जो हमारी मिडिल क्लास की जो इनकम है उसको। उन्होंने बोला है कि एनुअल अगर आपकी 12 लाख इनकम है उसके बाद ही आपको टैक्स देने की अभी ज़रूरत है। तो पहले सोचो कहाँ 7 लाख पर हमारा टैक्स, 7 लाख के बाद अगर हमारी इनकम हो जाती थी साल की तो उस पर टैक्स देना पड़ता था। तो इसमें क्या किया गया, न्यू टैक्स रेजीम में बोला गया है कि अब अगर आपकी 12 लाख से ज़्यादा की सैलरी है उस पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, विद सैलरी टैक्स पेयर इफेक्टिवली बेनिफिटिंग आपको 12.75 लाख का इसमें बेनिफिट, और ड्यू टू 75,000 जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात यहाँ पर की गई है। अब इसके बारे में सारी बातें समझ लो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। 75,000 का जो उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला पार्ट है उसको समझ लो क्या होता है। देखो 75% जो यहाँ पर जो बोल रहा है 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो पहले 50,000 हुआ करता था, पहले समझ लो, अब वो 75,000 हो गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो टैक्स में होता है उसका मतलब होता है फ्लैट डिडक्शन इतना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अर्निंग। आपका अगर इनकम जो होती है 12.75 लाख है अगर, तो उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, बिल्कुल वो अमाउंट कट जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब आप समझ लो, इसमें कोई भी आपको एविडेंस या प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 था वो बढ़ा के अभी पहले 50,000 था, अभी उसको 75,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीज पे लगता है। क्रुशियल एस्पेक्ट है इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने पर सैलरीड इंडिविजुअल्स का, और इसमें क्या करता जाता है, फ्लैट अमाउंट आपका इसके अंदर डिडक्ट कर लिया जाता है आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम से, अलाउइंग टैक्स पेयर टू रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम। बिना आपको प्रूफ और डिस्क्लोजर सबमिट करे ये ऐसा ये कट जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन काम कैसे करता है, तो बड़ा सिंप्लीफाई सा इसका प्रोसीजर होता है। मान लो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी ग्रॉस एनुअल सैलरी जो है वो 10 लाख है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अकॉर्डिंग 75,000 है ना अगर, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम विल बी 9,25,000 हो जाएगी। तो टैक्सेबल विल देन बी कैलकुलेटेड, उसके बाद जो भी रिड्यूस अमाउंट होगा ओवरऑल टैक्स बर्डन को कैसे एम्प्लॉई के ख़त्म करना है उसको करके वो बढ़ेगा। तो टैक्सेबल इनकम विल बी 9,25,000। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 75,000 का ऑलरेडी हो ही जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को बनाया क्यों गया है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये टैक्स फाइलिंग को सिंप्लीफाई कर देता है। आपको पता चल जाता है कि इतना रिकॉर्ड सबमिट वगैरह करना है, आपका टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, एप्लीकेबिलिटी आसान हो जाती है, पेंशनर्स के लिए बड़ा बेनिफिट होता है ये। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा सा एक मामला है कि वहाँ पर फ्लैट डिडक्शन होगा 75,000 का या टैक्सेबल सैलरी इनकम में से। इसका मतलब यही है, इसका ये भी कारण होता है कि ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाया सैलरी इनकम पे जाता है। अब जो टैक्स रिलीफ दिया गया है मिडिल से जो आपके क्लास है सीक्स टू अपलिफ्ट, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे उसकी डिस्पोजेबल इनकम, रोज़ के खर्चे वो अच्छे से कर पाएगा, कंजम्पशन अच्छे से कर पाएगा, और अल्टीमेटली इससे इकॉनमी को फ़ायदा ही होगा। अब मिडिल इनकम क्लास के बारे में देखो, कोई डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, डिफरेंट अप्रोचेस से चलता हुआ आ रहा है। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कंसिडर करता है कि जिसकी भी अर्निंग की रेंज $10 से लेकर $100 पर डे है तो वो मिडिल इनकम क्लास कहलाता है। समझ में आ गया। अगर OECD का डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान में रखना, जिसकी भी सैलरी 10 से $100 है पर डे तो वो मिडिल इनकम क्लास के अंदर आता है। पीपल रिसर्च और इंडियाज़ कंज्यूमर इकॉनमी के अकॉर्डिंग जिसकी भी मिडिल इनकम की एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख तक है तो उसको मिडिल इनकम क्लास में कंसिडर किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब देयरफॉर दे कैन बी रिगार्डेड एज अ सोशो कल्चरल ग्रुप्स भी कहला सकते हैं, जहाँ पर इकोनॉमिकली सिक्योर करना है, इनके पास लिटिल चांस होते हैं फॉलिंग इनटू पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी।
तो ध्यान रखना मिडिल इनकम क्लास के लिए जब भी क्वेश्चन आए 2 डेफिनेशंस आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। देखो कोई स्पेसिफिक नहीं है, डिफरेंट अप्रोचेस वाली ही आपको बतानी पड़ेगी। तो चाहे आप प्राइस वाली कर दो या OECD वाला डिफाइन कर देना। विद इन, देखो मेरी बात ये भी सुन लो, विद इन मिडिल क्लास भी वेरिएशंस हैं। पहली वेरिएशन जो विद इन मिडिल क्लास है, अब विद इन जो आपके मिडिल इनकम क्लास है ना, उसके अंदर भी मामला है। मामला क्या है कि एक लोअर है, एक अपर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल का क्लास का मतलब ये होता है कि जिसका सारा इनकम प्राइवेट हेल्थ केयर, एजुकेशन और नॉन एसेंशियल कंज्यूमर ड्यूरेबल व्हीकल बेसिक हाउस होल्ड पर लगा रहता है। अपर मिडिल क्लास जो है वो अपना पैसा डिस्क्रिशनरी गुड्स में लगाता है, यानी लग्जरी एसेट्स खरीदने में, एयर कंडीशनर खरीदने में, कंप्यूटर्स खरीदने में पैसा लगाता है। तो जब भी अगर हम बात करें ना मिडिल क्लास के बारे में, तो उसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर याद रखना। एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, यानी कि ये बताएगा कि रैपिड इंक्रीज मिडिल क्लास में कितना हुआ है। सेकंड, ये डिस्क्रिशनरी इनकम के बारे में बताएगा, यानी कि हाईलाइट करेगा फिनेंशियल सरप्लस कितना अवेलेबल है फॉर कंजम्पशन। तीसरी चीज़ है इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करता है, यानी यहाँ पर मिडिल इनकम जो क्लास है उसका क्या रोल है ड्राइविंग मार्केट को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो देखो मिडिल क्लास जो होगा उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, है ना, जैसे डिमांड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की वो ड्राइव होगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसको सिक्योर एसेट करना है, इकोनॉमिक शॉक से अपने आप को बचाना है। ह्यूमन डेवलपमेंट के फॉर्म में ये कह सकते हो कि एजुकेशन का इसको एक्सेस मिल जाए और अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। तो कहने का मतलब है ये 5 एस्पेक्ट पे काम करता है। समझ रहे हो कि मिडिल इनकम क्लास कैसे काम करता है। मिडिल क्लास की देखो पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही है, दैट इज़ वाई वी आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दैट। दूसरा, मिडिल इनकम क्लास के लिए इस बार बजट में इतना प्रोविजन इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अच्छा है डिस्क्रिशनरी वालों पैसों में लगाएंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, इनके लिए। तो ये 5 फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है कि मिडिल इनकम क्लास के लिए होता है। अब इंडिया में मिडिल इनकम क्लास की ग्रोथ का पूरा ना इवॉल्व दे रखा है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। देखो इंडिपेंडेंस से पहले ना जो मिडिल इनकम क्लास था वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप था, यानी जो बहुत एजुकेटेड या अपर कास्ट या इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स होते थे वही आपके मिडिल इनकम क्लास के अंदर आते थे। लिबरलाइजेशन के बाद, ध्यान से सुनना, एलपीजी जब 1990s के फेस के बाद कुछ अलग ही पलटवार हुआ है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जब इकॉनमी ओपन हुई, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लग गई, एमएनसीज आ गई, खूब सारी नई नई जॉब सेक्टर्स में जॉब्स खुलने लग गई, इससे और ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में मिडिल इनकम क्लास की ग्रोथ होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनके पास पैसा आने लग गया था। करंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्राइस, जो मैंने अभी आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकॉनमी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि इंडिया का जो मिडिल इनकम क्लास है वो 2021 में 31% था, और आने वाले 2047 में 60% आपको मिडिल क्लास देखने को भारत में मिलेगा, यानी ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होगी। अब इनका ना वेरियस डोमेन्स में जब जब भी मिडिल इनकम क्लास का जो नेचर जैसे चेंज हो रहा है तो उसका वेरियस डोमेन पे असर क्या पड़ेगा। भाई कंजम्पशन देखो, मेरी बात सुनो, जब इनकम बढ़ेगी, मिडिल इनकम क्लास का एक्सपेंशन होगा, फ्यूचर कंजम्पशन इनकी और ज़्यादा रीशेप होगी, तो आप सोचो ना इकॉनमी को भी तो कितना असर पड़ेगा। इकॉनमी में अपने आप ही चीज़ें देखो ना, आप इंक्रीमेंटल कंजम्पशन है, अप्रैल्स पे, कम्युनिकेशन, पर्सनल केयर पे कंजम्पशन उससे और ड्राइव होगी, नई नई मार्केट पैदा होंगी, क्योंकि ह्यूज मार्केट्स पैदा होंगी ना। अब रेवेन्यू सोर्स को और ज़्यादा लोकल ग्लोबल ब्रांडिंग की ज़्यादा की जाएगी, यानी कि और ज़्यादा आप समझो कि बिज़नेस ऐसे आएंगे जो मिडिल इनकम क्लास को और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, टारगेट कर पाएँ, समझ रहे हो। इसीलिए और ज़्यादा ब्रांड, कॉस्मेटिक्स, एप्पल्स, बहुत सब कुछ खुलेगा। क्योंकि आप ये देखो ना, आप अगर किसी भी मेट्रो सिटी में देखते होगे कितने सारे हेयर स्टाइलर्स आ गए हैं, नए नए सलून्स खुल गए हैं, ठीक है ना। अर्बन कंपनी जैसा कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप घर बुला के भी लग्जरी फील लेकर आप पूरा जितना भी स्पा या जितने भी ये करवा सकते हो करवाओ। तो ऐसी नई नई ग्रोथ होनी और पैदा हो जाएगी। इंक्लूसिव ग्रोथ इसलिए हो जाएगी क्योंकि सोसाइटी हेल्दी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सोसाइटी में लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, ठीक है ना, उनका हेल्थ अच्छा होगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ें या और अच्छी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, हेल्थ पे ध्यान रखेंगे। इससे इनटॉलरेंस ऑफ करप्शन भी बढ़ेगा। जो भी लोग होंगे जब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वो बर्दाश्त करेंगे किसी की भी गलत काम या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें जो बड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, वो सब में होगा। तो ठीक है, इसी के साथ साथ इकॉनमी पे असर पड़ गया। अब आएगा सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है। तो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हो जाएगा मेकिंग टीयर 2 सिटीज़ अट्रैक्टिव।
इससे जो टीयर 2 सिटीज़ होती है ना, अभी तो अब क्या होता है कि हम जाना भी पसंद नहीं करते टीयर 2 सिटीज़ में, मेट्रो सिटी के लोग कहाँ पसंद करते हैं। अब टीयर 2 सिटीज़ का मतलब क्या है? टीयर 2 सिटीज़ वो अर्बन सेंटर्स हैं जो अभी ग्रोथ उनकी पोटेंशियल उनके अंदर है, तो उनका बैलेंस सा लाइफस्टाइल है, कॉस्ट इफेक्टिव वाला। जैसे आप देखो, अगर बात करते हैं हम टीयर 2 सिटीज़ में, तो कोची है, नागपुर है, विशाखापट्टनम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, ये सारी की सारी टीयर 2 सिटीज़ हैं कि अभी इनमें डेवलपिंग पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो वाला नहीं, मतलब एकदम फ्लक्चुएट नहीं, वो नहीं हो गई हैं अभी, एकदम सेचुरेटेड नहीं हुई हैं अभी। अब जैसे आप गुरुग्राम जाओ तो आप साइबर हब की तरफ अगर रहते हो तो वहाँ पर अच्छा माहौल है, लाइक दिल्ली वाले वहाँ सर्वाइव फिर भी कर सकते हैं। राइजिंग एफ्लुएंस, हाई परचेजिंग पावर जो है, तो टीयर 2 टीयर 3 जो सिटीज़ हैं वो भी अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, अट्रैक्टिव हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर आया कि टीयर 3 सिटीज़ क्या होती हैं, तो टीयर 3 सिटीज़ वो होती हैं जो ना स्मॉल हैं, अभी स्मॉलर अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पर। रीजनल हब्स हैं, जैसे आपका नागपुर है, पटना, भोपाल, चंडीगढ़ है, कोयम्बटूर है, ये सारे के सारे ना टीयर 3 सिटीज़ का पार्ट है कि यहाँ पर अभी पॉपुलेशन जो है वो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है। समझ रहे हो? जैसे गाज़ियाबाद वगैरह, ये सारी टीयर 3 सिटीज़ का पार्ट है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनमें अभी रैपिडली बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है। इमर्जिंग ग्रोथ सेंटर्स की बात करें तो न्यू मिडिल जो इनकम कंजम्पशन पैटर्न है वो एस्पिरेशनल हो जाएगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट से, आप देखो ना धीरे धीरे आप टीयर 2 या 3 सिटीज़ में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी दिल्ली जैसा ही हब बन रहा है, समझ रहे हो? कैफ़ेज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। फिर एमर्जेंस ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ का भी ध्यान में रखा जा रहा है। अर्लियर गेटेड रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ पर लुक्ड अप एज अ प्रेफर्ड हाउसिंग मॉडल की तरह बनाया जाता है। नए एमर्ज हो रहे हैं मिडिल क्लास। ठीक है। नेक्स्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आ जाएगा सोशल की बात। सोशल का मतलब क्या है? बेटर सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स की बात हो रही है। रिसर्चर्स ने इस्टेब्लिश करा हायर शेयर ऑफ मिडिल क्लास, जिससे बेटर इंस्टीट्यूशंस तैयार हों सोशल वैल्यूज़ को फोस्टर करने के लिए, यानी एक रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव फीडबैक बने वैल्यूज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ का। जब वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो इंडिविजुअल्स आर टेंड टू बी मोर लाइकली टू, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी अच्छी होंगी, फ्री स्पीच इससे और ज़्यादा एम्फोसिस होगी, रिलीजन की तरफ ज़्यादा अच्छा ध्यान जाएगा, तो सोसाइटी भी खुशी खुशी रहेगी। लेकिन चैलेंजेस भी भारत के अंदर उतने ही हैं मिडिल इनकम क्लासेस के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत ज़्यादा महंगाई है। देखो आप मानते हो ना, आज की डेट में अगर हमें क्वालिटी हेल्थ केयर या क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो पैसा बहुत लगाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात रही या अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात रही, उससे फिनेंशियल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी। स्टेगनेंट वेज होगी, यानी अगर मिडिल सैलरीज आर नॉट राइजिंग प्रोपोर्शनैलिटी से अगर नहीं बढ़ती हैं तो परचेजिंग पावर पे धक्का पहुंचेगा, है ना। जॉब्स अगर ऑटोमेट हो जाएंगी तो मिडिल क्लास का सारा प्रोफेशनल काम क्या करेगा? आप सोचो, अगर बैंकिंग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जॉब ही चली जाएंगी तो फिर ये कैसे जिएंगे? तो फिर टैक्सेशन, इंसफिशेंट सोशल सिक्योरिटी की बात भी बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड टैक्स इंसेंटिव्स हैं, सोशल बेनिफिट इतना नहीं दिया जा रहा है कंपेयर टू लोअर इनकम ग्रुप्स। टंगा हुआ रहता है ये, समझ लो आप। ऐसे मान लो ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना, यहाँ पर चलो ये रिच है, ये पुअर है, इनको फिर भी बैलेंस हो जाएंगे। ये जो मिडिल क्लास बेचारा बीच में है ना, ये टंगा ही रहता है हमेशा इन दोनों के बीच में। डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। अपने लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए ये बेचारे मिडिल क्लास वाले लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लेते हैं। इससे उनकी और वल्नरेबिलिटी ख़राब होती है। लाइक पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, बहुत ज़्यादा मिडिल जो क्लास वुमेन है प्रोफेशनल सेटिंग्स में, उनको बहुत अफेक्ट पड़ता है उनके करियर ग्रोथ पे, क्योंकि वुमेन को देखा जाता है ना, भाई शादी होगी, चलो उसको क्या करना है, काम करके क्या करेगी, पैसा तो ऑलरेडी है ही हमारे इसमें, ये प्रॉब्लम है। फिर रीजंस फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया वो है सेल्फ सस्टेनिंग ट्रेड, यानी देयर इज़ मिसकंसेप्शन दैट मिडिल क्लास जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है एंड नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट की, उसको ज़रूरत नहीं होगी, डिस्पाइट फेसिंग इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस और इन्फ्लेशन। मतलब आप सोचो रीजंस क्या हैं, मिडिल क्लास इंडिया में नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट इन्हें मिलता नहीं है, ठीक है। टैक्स का प्रेशर इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, आप समझ लो। और हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन है, आप समझो, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। मिडिल क्लास में भी ना अलग अलग तरह के पॉपुलेशन है। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई है, अनऑर्गेनाइज वर्कर है, कारपेंटर है, गिग वर्कर है। इनको कोई पर्टिकुलर इंसेंटिव मिलते हुए देखा है अभी तक आपने? मिडिल क्लास को ऑर्गेनाइज करने का भी हक नहीं है। कोई प्रेशर ग्रुप इनके लिए कौन लड़ता है, मुझे बता दो आप, कोई प्रेशर ग्रुप खड़ा हुआ हो। अब प्रेशर ग्रुप की बात आई है गाइस, तो प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं? तो प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसको मैं बता दूं आपको। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है
कोई भी इंटरेस्ट या एडवोकेसी ग्रुप, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार को इन्फ्लुएंस करें, उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करें किसी स्पेसिफिक इशू या किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए, बिना पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए या बिना पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल पावर में आए हुए। फिर लोअर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, लोअर वोटर टर्नआउट होगा, वोटर कम आएंगे मिडिल क्लास के अमंग ही, तो प्राइमरी रीज़न है फॉर देम, है ना, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ओवरलुक कर दिए जाएंगे। फिर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग भी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास कंसर्न्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में। कितने कंसर्न सुने जाते हैं मुझे बता दो आप। तो कंक्लूडिंग लाइन में बोल रहा है, एम्पावरिंग द मिडिल क्लास रिक्वायर्स मल्टी फेसेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, यानी टैक्स बेनिफिट भी देना है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी करनी है, और लेबर मार्केट पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन भी करने की ज़रूरत है। तो कॉम्प्रिहेंसिव या स्टेक होल्डर ड्राइवन एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, ताकि फिनेंशियल सिक्योरिटी इन्हेंस हो, सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट हो, और धीरे धीरे क्या हो, कॉन्टीन्यूएट कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी और सोसाइटी पर पड़ता चला जाए। इसके लिए ये पूरी तैयारी कराई जा रही है। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात अभी करने वाले हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। भाई कौन से, देखो जी, कुछ कुछ ऐसे महान हमारे स्टेट हैं जो 3 लैंग्वेज फार्मूला को काटा मार रहे हैं। जी हम नहीं अपनाएंगे, बिल्कुल अपोज में है। देखो एनईपी पॉलिसी ने बोला है, रिक्वायर स्टूडेंट्स टू लर्न 3 लैंग्वेजेस विद एटलीस्ट 2 बीइंग, एक 2 इंडियंस होनी चाहिए, एक आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज याद कर लो। क्या बुराई है बताओ इसमें। तो अनलाइक द एनईपी 1968 जिसने कि क्या बोला था, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज सीखने के लिए, एनईपी 2020 ने अलाउ किया है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्शन करिए, आपको किसने मना करा है। रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी दे दी आपको मल्टीलिंग्विज्म प्रमोट करने के लिए। देखो जो बच्चे होते हैं ना, जो आपका ये वाला सेक्शन होता है क्लास 4th 5th से लेकर आपका 7th 9th 8th तक भी मैं भी कह रही हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज अच्छा आप सीख सकते हो साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो। अब इसीलिए सरकार ने बड़ा अच्छा ही प्रोविज़न बनाया था कि आप 3 लैंग्वेजेस सीखिए, है ना, ताकि हम तो वैसे भी एक डाइवर्सिटी में रह रहे हैं, तो यू शुड अवेयर अबाउट द लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेज का फॉर्मूला जो हुआ है वो इवॉल्व हुआ है हमारे देश में। ध्यान रखना इससे जुड़ा आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने यूनियन ड्यूटी को बनाया है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एक कोठारी कमीशन आया जिसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रपोज करा। एनईपी 1968 में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंग्वेज पर बोला गया कि रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ हो। एनईपी 2020 तो कह ही रही है कि आपको होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज 5वीं तक तो पढ़नी वैसे ही है। फिर आगे 8th तक अगर बियॉन्ड जैसे देखा जाए वो करा जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बच्चे का मदर टंग है उसमें कराया जाना चाहिए। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला से फ़ायदा क्या है, सुनो ध्यान से। आप क्योंकि कल को एक पॉलिसी मेकर ब्यूरोक्रेट हो गया, आपको ना क्या बोला जा रहा है पब्लिकली, क्या ये सब बातों को छोड़ो, आप ये देखो क्या चीज़ की ज़रूरत है वो करने की चाहिए हमें। तो अकॉर्डिंग टू 3 लैंग्वेज फार्मूला, यूनेस्को लेटेस्ट रिपोर्ट लैंग्वेज मैटर, जो ग्लोबल गाइडेंस है ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, वो समझते हैं। देखो यूनेस्को के अकॉर्डिंग इन्हांस करना, एक्सेस करना, इंक्लूजन करना, यानी वाइडर एजुकेशनल एक्सेस की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे हैं डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को उनको मदद मिल पाए। पेरेंटल इंगेजमेंट के लिए ज़रूरत है कि जो नेटिव लैंग्वेज है वो पढ़ पाएँ हम। मार्जिनलाइज ग्रुप यानी रिस्पेक्ट कर पाएँ, इंटीग्रेट कर पाएँ हम लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। हम इम्प्रूव कर पाएँ लर्निंग आउटकम्स यानी नर्चरिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन से क्या होता है, बच्चों को बहुत आसानी से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में अच्छा रहता है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट हो पाता है, चाहे वो कल्चरल प्रिजर्वेशन है। स्विट्ज़रलैंड लगा लो, वहाँ पे ना मल्टीलिंगुअल हेरिटेज 10% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सोशल हार्मनी इससे फैलती है। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होता है कि भाई किसी भी भाषा या ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें धिक्कारना नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन इससे बहुत प्रॉस्पर होता है। अब कुछ जो लोग हैं जो बिल्कुल खिलाफ हैं, उसका कारण भी समझो क्यों अगेंस्ट है। आपको दोनों फैक्टर्स पता होने चाहिए, फेवर वाले भी अगेंस्ट वाले भी। 3 लैंग्वेज फार्मूला के लोग इसलिए खिलाफ है, पॉलिटिसाइजेशन की बात होती है। देखो लैंग्वेज जो है ना पॉलिटिकली सेंसिटिव इशूज़ है मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कुड बी यूज्ड एज अ टूल टू मोबिलाइज पीपल इन स्पिरिट ऑफ सन्स ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेसिकली कि लोगों को आप एक ही मिट्टी पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। देखो जी ये बोला जा रहा है, ठीक है। सन्स ऑफ द सॉइल का मतलब है कि भाई मिट्टी की जो बात की जा रही है कि
है ना, कि भाई so डोमिनेंट कल्चर रीजन माइनॉरिटी इन अ कंट्री, दे फील थ्रेटन्ड बाय माइग्रेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी कल्चर। कह रहा है देखिए ये भी तो देखो ना आप, ये कैसे होगा, कैसे आप कर पाओगे इस चीज़ को, ये तो हैम्पर करेगा नेशनल इंटीग्रिटी को अल्टीमेटली, फिर कैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे। अब सन्स ऑफ द सॉइल का मतलब समझते हो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे इंडिविजुअल ना बहुत डीपली अपने पर्टिकुलर रीजन या कल्चर कम्युनिटी से कनेक्टेड होता है, उसको सन्स ऑफ द सॉइल एक तरह का फ्रेज़ है जिसमें लोगों की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी कनेक्शन होती है किसी ज्योग्राफी या कल्चर को लेके। इस कारण से लोगों को डर लगता है कि हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल करें ही क्यों, पहली चीज़। दूसरा दिक्कत है लैंग्वेज लर्निंग शुड बी अ चॉइस। जो अगेंस्ट में लोग हैं वो कह रहे हैं भैया ये एडल्ट है, उसकी मर्जी है, उसको ज़रूरत है तो पढ़े, नहीं तो ना पढ़े। स्ट्रगल्स इन प्राइमरी एजुकेशन, कह रहा बहुत से स्टूडेंट को बेसिक लिटरेसी नहीं मिल पाती है क्योंकि थर्ड लैंग्वेज ऐड हो जाती है, उससे ओवरबर्डन हो जाता है। तो चिल्ड्रन फ्रॉम मोनोलिंगुअल होम्स में फाइंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कन्फ्यूजिंग और बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है उनके लिए। और उससे भी भयंकर समस्या है हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत कमी है। सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज डाइवर्ट करती है फंड्स को फ्रॉम मोर प्रेसिंग एजुकेशनल नीड्स। फिर चैलेंजेस है लिंग्विस्टिकली डाइवर्स ग्रुप में, स्टेट जैसे नागालैंड है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको भी स्ट्रगल है। एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा ने इंट्रोड्यूस किया तमिल बट फेस डिफ़िकल्टीज भी है ना, डिफ़िकल्टी फेस करी हरियाणा ने, तमिल इंट्रोड्यूस तो कर दी बट वो हो ही नहीं पा रहा था। टेक्नोलॉजिकल बैरियर अब ये आ गए हैं कि एआई टूल जैसे गूगल जेमिनी वगैरह है, इनमें ना हमें इंस्टेंट ट्रांसलेशन मिल ही जाता है। तो सब ये कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को सीखने की, क्या ज़रूरत पड़ी है। इन कारणों की वजह से कुछ स्टेट बहुत अपोज कर रहे हैं। तो स्टेट्स को क्या चाहिए, ये कह रहा है कि देखो आप इंडियन एजुकेशन में कौन से स्टेप्स हों जिसमें कि लिए गए हैं जिससे मल्टीलिंग्विज्म को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट किया जा सके। उसके लिए पहला है अश्मिता इनिशिएटिव, यानी कि ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन। 22,000 बुक्स को प्रोड्यूस किया गया है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में। फिर बहुभाषा शब्दकोश है जिसमें मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी को रिपोजिटरी बनाने की कोशिश की गई है। तीसरा है रियल टाइम, हमें बोला गया है ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर के बारे में, नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को कोलैबोरेट करके भारतीय भाषा समिति के साथ लिया गया है। चौथा है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ताकि डिजिटल टेक्स्ट बुक स्टडी मटेरियल मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में, एक भाषणी, एक इंडिया लेट, एक एआई लैंग्वेज है, ये सारे तरीके बनाए गए हैं ताकि भारत में मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषी भारत को बनाया जा सके। तो कह रहे देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए ना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहला काम आप क्या करो, आप ना एजुकेशन क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करो, टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करो। आप बहुत लैंग्वेज थोपो मत, सबसे पहली बात यहाँ ही बोलती। दूसरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी डायलॉग है सेंटर एंड स्टेट के वो अच्छे से हो, कोई फंडिंग डिले ना हो। डेटा ड्राइवन बनाओ, सोशो लिंग्विस्टिक एजुकेशनल डेटा बनाओ, लर्नर की लैंग्वेज के रिसोर्सेज को और डेवलप करो। जो ट्रेनर है ना वो दोनों लैंग्वेज में बात करें, मदर टंग, ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्लुएंट भाषा बात करें, क्वालिफाइड टीचर्स लेकर आओ और कम्युनिटी इंगेजमेंट करो। देखो आप मल्टीलिंगुअल आप तभी बना पाओगे जिसमें आपको सपोर्ट करने के लिए पेरेंट्स भी हों, ठीक है, पेरेंट्स के साथ साथ केयर गिवर्स हों, इंडिजीनियस ग्रुप्स हो, ताकि इफेक्टिव मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम बन पाए। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी हायर एजुकेशन इन इंडिया के बारे में यहाँ बात करने को हम कर रहे हैं। न्यूज़ में क्या है, नीति आयोग ने पॉलिसी रिपोर्ट को लॉन्च करा है जिसका टाइटल है एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इनकॉर्पोरेटेड हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं बाय द प्रोविंशियल एक्ट, स्टेट एक्ट एंड फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ द्वारा। अब रोल क्या है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हायर एजुकेशन में, वो देखते हैं हम। रोल ये है क्वालिटी हायर एजुकेशन का कि एक तो 81% टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट है। इसके अलावा NEP के द्वारा 2020 टारगेट अगर हम देखें तो उसमें टोटल इनरोलमेंट को डबल करा गया है। शेड्यूल कास्ट का इनरोलमेंट इंक्रीज़ करा गया है। शेड्यूल ट्राइब्स का इनरोलमेंट क्वालिटी एजुकेशन में, जेंडर पैरिटी को कम करने की कोशिश करी गई है, सारा कुछ करा गया है। अब सिनेरियो हायर एजुकेशन इंडिया में देखने के लिए जो एशे रिपोर्ट आई है इसको ध्यान से समझना।
सबसे पहले उन्होंने कहा है एक्सेस एंड एनरोलमेंट की बात करते हैं, कह रहा देयर वर 1168 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 45,473 कॉलेजेस हैं, 12,002 करके कुछ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है कंट्री में। और बताया जा रहा है कि ओवर 4 करोड़ स्टूडेंट जो है ना, उसमें इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट बनाया आफ्टर चाइना। मतलब हमारे स्टूडेंट भी काफ़ी अब एक्टिव हो गए हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं। उसके अलावा जो ये जिन्हें भी हायर एजुकेशन ज्वाइन करते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो भी काफ़ी बड़ी है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी इम्प्रूव हुआ है। क्वालिटी एंड रिसोर्स की बात करें, जो पीपल टीचर रेशो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है ना। इंडिया का जो ग्लोबल रिसर्च रेशो है वो भी अच्छा बढ़ा है। फंडिंग की बात करें तो अपर एंड हायर एजुकेशन की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, ये सब भी काफ़ी इनमें फंडिंग मिल गई है। अब टर्म की बात करते हैं तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो, पीपल टीचर रेशो है, ये सभी रेशोज़ के बारे में यहाँ पर बात की हुई है। तो जो भी बच्चे सोसाइटी या सोशोलॉजी उन्होंने ऑप्शन लिया हुआ है, दे शुड अवेयर अबाउट दीज टर्म्स वेरी केयरफुली। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का मतलब होता है गाइस कि कितने स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करा है और जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। जेंडर पैरिटी इंडेक्स का मतलब होता है, कैलकुलेट किया जाता है ये बाय डिवाइडिंग द टोटल फीमेल स्टूडेंट पॉपुलेशन, और को उसको किससे करना है, बाय टोटल मेल स्टूडेंट पॉपुलेशन से हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स को निकाल सकते हैं। प्यूपिल टीचर रेशो का मतलब होता है डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। तो ये हम ना प्यूपिल यानी शिष्य और टीचर्स का रेशो निकालते हैं। अब क्या क्या की चैलेंजेस हैं भारत के क्वालिटी हायर एजुकेशन इंडिया में, समझते हैं। कह रहा सबसे बड़ी समस्या है हमारा एक्रीडिएशन सिस्टम इनएफिशिएंट है। कह रहा 35 साल हो गए नाक एक्रीडिएशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस हुए लेस देन 39 यूनिवर्सिटी नेशन वाइड हैं जो हायर कॉस्ट ऑफ एक्रीडेटेड को हैव बिन एक्रीडेटेड पार्शली, अभी तक पार्शली हुई है क्योंकि हायर कॉस्ट है एक्रीडेट कराने के लिए। तो यानी कि एक्रीडिएशन सिस्टम जो है वो कुछ अच्छा नहीं है हमारे देश के अंदर। आप तो इतने साल हो गए हैं और अभी तक भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्रीडिएशन का प्रोसेस में काम नहीं कर पा रही हैं। एक्रीडिएशन का मतलब होता है ऑफिशियल अप्रूवल बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि वो हायर स्टैंडर्ड पे काम कर रही हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड पे काम कर रही हैं। तो कैसा क्या पढ़ाते हो, यानी कि फिर आप फिनेंसिंग गैप की बात की जाए तो इंडिया 4th ग्लोबली है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टर्शरी एजुकेशन बजट। पर कैपिटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ओनली $30 है, वो भी प्रॉब्लम है। दिस इज़ लोअर देन मैनी इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, ठीक है। सब ऑप्टिमल रिसर्च की बात की जाए तो लो एक्सपेंडिचर है R&D का, सबसे बड़ी बात ये भी है। रिसर्चर्स के पास इंसेंटिव की कमी है, फंडिंग की दिक्कत है, रिकग्निशन कमर्शलाइजेशन की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ क्वालिटी PhD स्टूडेंट नहीं है ना, जिसकी फैकल्टी का शॉर्टेज हो रहा है। फिर पॉलिसी एंड गवर्नेंस इशू की बात की जाए तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन गैप्स है, कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तो है नहीं, डेडिकेटेड पॉलिसीज़ भी नहीं है बिल्कुल भी, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन AI वगैरह में। यूनिवर्सिटी का टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये टैक्सेशन को इम्पैक्ट करेगा, है ना। CSR ग्रांट कमर्शियल रेट्स को करेगा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को प्रॉब्लम करेगा। फिर लिमिटेड ऑटोनॉमी है, फ्रीडम ही नहीं है कि डिसाइड करना पूरा कैरिकुलम वगैरह, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। और रीजनल डिस्पैरिटी तो अभी आप देख के दंग रहने वाले हो। एशे रिपोर्ट ने 2021-22 में बताया यूनिवर्सिटी का डेंसिटी सुन लो पर 1 लाख एलिजिबल स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा सिक्किम में हायर है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर लद्दाख। बिहार में तो 0.2 ही है दोस्तों, यूपी में 0.3, जो डेंसिटी बिलो नेशनल एवरेज है। देखो आप डिस्पैरिटी देखो आप। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो सदर्न स्टेट्स में अच्छी है, बिहार नदर्न स्टेट में आ जाओ फिर रोना पड़ेगा आपको, ये हालात है। फिर इसके बाद आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो भी हमने पढ़ा वो भी अगेन ऐसे ही प्रॉब्लम में है। ऐसे ही PTR बेनिफिट कर रहा है लेकिन इस कदर नहीं कर रहा। प्यूपिल टीचर रेशो भी यहाँ पर ख़राब है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, फिर भी साउथ स्टेट्स पढ़ रहे हैं, नदर्न स्टेट्स की तरफ आते आते सब खराब हो जाता है। केरला में देखो सबसे अच्छा जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड मेघालय, उड़ीसा त्रिपुरा फिर खराब। तो ये डेटा को प्लीज़ मेमोराइज दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अब ये की इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन के बारे में क्या कह रहा है कि देखो जी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बजट 2025-26 में प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो सेलेक्ट किए गए हैं 10,000।
और इसके तहत ब्राइटेस्ट जो टैलेंट होगा डॉक्टरल रिसर्च के लिए उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। 6500 सीटें सेकंड जनरेशन IITs में बढ़ाई गई हैं। ऐसे ही नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन जो स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, उसको भी बोला गया है कि आप भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करो। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं देखो वे फॉरवर्ड में ना क्वालिटी हायर एजुकेशन भारत में अच्छे से काम करे, उसके लिए सबसे पहला काम पता है क्या चाहिए? फंडिंग एंड फाइनेंस। यानी हमें NEP रिकमेंडेड बजट एलोकेशन करना होगा। PPP मॉडल्स की तरफ हम बढ़ जाएं। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस जो तेलंगाना का अकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज वॉज स्टार्टेड एज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कराया जाए। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यानी शिफ्ट होना है रेगुलेटरी फैसिलिटेटर मॉडल की तरफ ताकि ग्रेटर ग्रांड ऑटोनॉमी बढ़ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, यानी जो उड़ीसा का हायर एजुकेशन प्रोग्राम है फॉर एक्सीलेंस एंड इक्विटी, उसमें 850 कॉलेजेस पर फोकस किया गया है ताकि एजुकेशन स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। पेडागोजी को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, यानी टीचिंग इफेक्टिवनेस को करने की, कैरिकुलम अच्छा करने की। ऐसे ही डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है हायर एजुकेशन का। तो केरलास का जो लेट गो डिजिटल इनिशिएटिव है उसको ऐसे लिया गया है ताकि डिजिटल कोर्स कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। ऐसे ही रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है कि हम ना पॉलिसीज़ ऐसी क्रिएट करें। महाराष्ट्र का स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी है, या गिफ्ट सिटी है ना हमारी गुजरात की, वहाँ वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस बाउंड्रीज वगैरह बनाई जा रही हैं। कह रहे हैं ये सभी फैक्टर्स हमें लेके जाएंगे। और हमने ना ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से मीट करा हुआ होना चाहिए। इसीलिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, को वर्किंग स्पेसेस बनाए जा रहे हैं। जो बच्चे भी स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं ना अपना यूनिवर्सिटी में रहते रहते भी, उनके लिए भी ये काम अब किया जा रहा है। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि कैसे हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को इम्प्लीमेंट करें, उसको एनालाइज किया होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देखना, एक बात ध्यान से सुनना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सरकार में स्टेट और गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पर काम करती है। 2014 में ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर आया गया था ताकि रूरल एरिया साफ़ सुथरा हो जाए, सैनिटेशन का ध्यान रखने के लिए। अब इसके ना 2-3 फेजेस में काम करे गए। समझना क्या है, जब पहला फेज़ आया तो वो 2014 से 19 तक का था, जिसमें कसम खाई गई कि भाई अक्टूबर 2, 2019 से हम ओपन डिफिकेशन हो जाएंगे, यानी हम ओपन में डिफिकेट नहीं करेंगे, वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटीज़ पूरी होगी, टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाएंगे। ठीक है, फेज़ 2 आया। फेज़ 2 में 2019 से 25 तक का है। 2020 में लॉन्च किया गया कि संपूर्ण स्वच्छता की बात की गई कि हर एक इंडिविजुअल टॉयलेट साफ़ होना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। ODF प्लस विलेज क्रिएट कर दिए गए। ODF प्लस विलेज का मतलब होता है हर तरह से, एक तो ओपन डिफिकेशन फ्री हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, लिक्विड वेस्ट, विजुअल क्लीनलीनेस, सब पर ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए एस्पायरिंग इसमें ना तरह तरह के राइजिंग ODF, मॉडल ODF को वैसे तैयार करके बनाया गया कि अब हमें विलेजेस को और ज़्यादा कंप्लीट सैनिटेशन की बात करनी है। तो इसमें फंडिंग पैटर्न सभी स्टेट्स के लिए 60-40 है, 60-40 है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्थ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह के लिए 90-10 है, और अगर यूटीज़ हैं तो 100% यूनियन गवर्नमेंट देगी। इसमें 12,000 का इंसेंटिव भी दिया गया है। कह रहा अगर आप इंडिविजुअल हाउस बनाते हो, वहाँ पर वॉशरूम्स क्रिएट करते हो, BPL हाउस होल्ड अगर हो, तो 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। फिजिकली डिसेबल के लिए बनाते हो, सभी को दिए जाएंगे। सभी ये सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं, इनको 12,000 का इंसेंटिव मिलेगा। जन आंदोलन आपका मॉडल बनाया गया कि लार्जेस्ट मास मूवमेंट की बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम करेंगे। थर्ड पार्टी सर्वे कराया गया। इसमें आपको ये भी समझ लो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाए गए ताकि क्लैनलीनेस पे बात ज़्यादा से ज़्यादा आए और क्लैनलीनेस ठीक होता चला जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ SBM ग्रामीण 2 के बारे में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान रखना, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान रखना। अब प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ फेज़ 1 यानी बाय अक्टूबर 2019 जितने भी विलेज अक्रॉस द कंट्री हैं 36 स्टेट्स में, यूटीज़ में, उनको ODF बोला गया। रूरल सैनिटेशन की बात की जाए तो उसमें इंक्रीज़ करा गया 39% से 100%। SBM की बात की जाए तो उनको बोला गया कि 3 लाख डायरियल डेथ को आपको अवॉइड करना है।
न्यूट्रिशन में बोला गया जो केसेस हैं वेस्टिंग के अमंग चिल्ड्रन, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। सेफ्टी वुमेन की बढ़ानी है, हेल्थ एक्सपेंडिचर को ठीक करना है। तो अचीवमेंट क्या हुई, मुद्दा ये कि अचीव क्या किया, इतने सालों से चला तो रहे हैं। कह रहा देखो ODF प्लस तो हुए हैं विलेजेस, कई स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सिक्किम, लक्षद्वीप वगैरह अच्छा कर रहे हैं, लद्दाख अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मोर देन 5 लाख विलेजेस में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम सच में किया गया है। लेकिन फिर भी ना कई चैलेंजेस तो हैं, तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी जो वाटर रिसोर्सेज की है उसने कुछ प्रोविज़न निकाल के दिए हैं। क्या ना, सबसे पहले इतना ज़्यादा चिल्लाने या बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी ना बड़े ही अंडर परफॉर्म तरह के बंदे हो। अंडर परफॉर्म का मतलब है कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है यार, 5 साल हो गए आपको, अभी तक आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह से क्यों नहीं अचीव कर पाए हो। ओनली 35% या 57% टारगेट से आप खुश क्यों हो रहे हो। आपने कितने इंडिविजुअल टॉयलेट्स क्रिएट कर दिए, कम्युनिटी सेंटर को आपने कितना साफ़ कर दिया। आपके एलोकेटेड फंड अभी सिर्फ 19.61% यूज़ हुआ है खाली। सब्सटेंशियल जो आपका बजट का एलोकेशन प्रोग्राम है वो आपने कितना अच्छा कर दिया, वो भी आपका कुछ खास नहीं है। फिर आप ना इंसेंटिव बहुत इनएडिक्वेट है आपके, 12,000 से क्या होगा। 2014 के असेसमेंट में देखा जाए 12,000 से क्या इंसेंटिव आप दे रहे हो, इतना पर्याप्त ही नहीं है। फिर ये कह रहा है कि जो आपका ये स्वच्छ मिशन है, ग्रामीण मिशन है, इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं। स्मॉल सैम्पलिंग है, क्रेडिबिलिटी इतनी है ही नहीं, मेथड जो यूज़ किए जा रहे हैं उस पर चेक नहीं किया जा रहा है। रीजनल डिस्पैरिटी तो आप पूछो ही मत कितनी है। आपके कई स्टेट, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, झारखंड, ये अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना डिस्पैरिटी है। व्हीकल जो सैनिटेशन सर्विसेज के लिए वो है ही नहीं इतने अवेलेबल कि वो पूरा सब कुछ चेक कर पाएँ। तो रिकमेंडेशन इसकी आई कि चैलेंजेस तो दिखा दिए, तो रिकमेंडेशन में बोला है देखो बॉस, साफ साफ स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज का लिख के आ रही है कि जितने भी स्टेट यूटीज़ हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करें उनका कितना कितना इशू है। बिना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के काम नहीं हो पाएगा। और बजट को फुली रियलाइज़ क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों रोड मैप नहीं तैयार करते हो। रिव्यू करना है, रिसीव करना है कि आप इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करो। आप पूरा ODF प्लस पैरामीटर्स पे चलने और साथ ही साथ सॉलिड प्लस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान दो, ताकि आप एक फुल्ली तरह से इस्टेब्लिश कर पाओ चीज़ों को। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जल जीवन मिशन के थ्रू। देखो इस बार ना इसको एक्सटेंड किया गया है 2028 तक, यूनियन बजट 2025 में। जल जीवन मिशन आया था 2019 में, ठीक है। क्या करने के लिए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम को सब्स्यूम करने के लिए। इसका पूरा है कि 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को क्या मिल जाए, टैप वाटर मिल जाए बाय 2024। नहीं मिल पाया तब एक्सटेंड की गई है डेट। अब प्रायोरिटी एरिया जल जीवन मिशन में दोनों ही हैं, चाहे वो रूरल हाउस होल्ड हो चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो। रूरल एरियाज़ में इस हिसाब से कि हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी अफेक्टेड एरिया जो भी ड्रॉट प्रॉन विलेजेस हैं, डेजर्ट एरिया है, संसद आदर्श ग्राम योजना है, उन सबको मिल पाए। स्कूल हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इनको अच्छे से प्रायोरिटी रखा गया है। इसका पूरा ये ध्यान है कि हर घर जल हो जाए। मतलब हाउस होल्ड टैप बनाने हैं, वो भी फंक्शनल, ऐसे नहीं कि बना दिया और काम ही नहीं कर रहा है। और एडिक्वेट क्वांटिटी पानी की गिरनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबल चार्जेस हों उसके। और ये करने के लिए जो मिनिस्ट्री काम कर रही है, उस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति काम कर रही है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। याद रखना ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों का पैसा लगेगा। 90-10 वही रेशो मैंने आपको बताया, हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न वाला। यहाँ पर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए 50-50 का रेशो डिसाइड करा गया है, जिसका पूरा फोकस है हैबिटेशन टू हाउस होल्ड। सबको क्या मिले, पानी की व्यवस्था मिले। ग्राम पंचायत का पूरा काम है कि एटलीस्ट 5% इन एवरी विलेज, प्रेफरेबली वुमेन, उसको फील्ड टेस्ट किट्स मिल पाए ताकि वो वाटर की क्वालिटी विलेज में चेक कर पाए। ऐसे ही जल जीवन सुरक्षा है, सर्वेक्षण है, 2022 में आया, चेक करने के लिए कि कितना अच्छे से लॉन्च हुआ है, कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है ये स्कीम। सेंट्रल रोल वुमेन और वीकर सेक्शंस का बोला गया, उनको दिया जाए, ज़्यादा वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। टेक्नोलॉजी यानी डैशबोर्ड तैयार करा जाए, कितना पानी जा रहा है, कितना वाटर क्वालिटी है, सारा इस मेंटेन करना है। इवन पता है जन आंदोलन फॉर वाटर इनकरेजिंग कंट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करा गया है। तो प्रोग्रेस की बात देखी जाए तो ऐसे 11 स्टेट हैं जहाँ पर 100% रूरल हाउस होल्ड में पानी का कनेक्शन है। और वो कौन कौन से हैं, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। और जहाँ पर अभी थोड़ा सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, कुछ अभी असर्टनिंग क्लेम्स हैं, तो वो गोवा, पुडुचेरी ये वाले हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 75.89 कनेक्शन इन द लॉन्च ऑफ द कनेक्शन। अभी इतने कनेक्शन लग गए हैं, कनेक्शंस और ज़्यादा बढ़ते ही गए हैं। और आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह में भी टैप वाटर कनेक्शन डाले गए हैं। अब देखो जल जीवन मिशन का बहुत इम्पैक्ट है।
बहुत सारे काम कर रहा है ये। कह रहा है वुमेन एम्पावरमेंट 5.5 करोड़ आर डेली वुमेन के बचाएगा जो पानी कलेक्ट करने जाती थी, ये WHO का डेटा है। हेल्थ एंड क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी लोगों की, 4 लाख डेथ को आप डायरियल डेथ होती थी उसको बचाओगे एज पर WHO डेटा। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो 59.9 लाख पर्सन जो है उनको आप बचाओगे। अभी कह रहे हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि ओनली 30.72% जो फंड एलोकेट करा गया है वही यूज़ हुआ है। स्लो रेट है सेचुरेशन का, खाली 11 ही स्टेट्स हैं, और बाकी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड हैं, डिपेंडेबल वाटर रिसोर्सेज की कमी है, हिली फॉरेस्टेड एरिया का बड़ा टेरेन चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके साथ साथ इनसफिशेंट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, तो प्रेजेंटली 2160 ऐसा प्रेजेंट है। लो फोकस है वाटर सस्टेनेबिलिटी पर। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे निकाल के ला रहे हैं कि एक्सपीडाइट करो, सबसे पहले इसको हर टाइम बाउंड मैनर में कोशिश करो, सेंटर स्टेट मदद ले लो, अपनी आसपास मदद लेके इम्प्लीमेंट करो। फिर प्रोएक्टिव असिस्टेंस दो जो भी बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, लोकल लोगों को और बुला के उनको भी समझाओ ये सारी बातें। उसके साथ साथ लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करो आप। 2% एलोकेशन जो आपने वाटर क्वालिटी में दी है उसको मैंडेटरी कर दो। रिवाइवल रिजुविनेशन ट्रेडिशनल पूरी जितनी भी वाटर बॉडीज रूरल एरिया में दिखती रहती है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ करानी है, एजुकेट करना है मासेस को, सब काम शुरू कर दो, ठीक है। मूव टू द शॉर्ट, थोड़े से ही हैं करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहे हैं इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। ओ भाई मज़ा आ जाएगा, यूनेस्को ने लॉन्च किया है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10th एनिवर्सरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस एंड हाईलाइट हैशटैग एवरी वॉइस इन साइंस। तो UNGA हैज़ 2015 में डिक्लेयर किया था, ध्यान रखना 11 फरवरी जो होता है वो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स होता है साइंस में। जेंडर गैप इन साइंस की बात की जाए तो ग्लोबल लेवल पर लो रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन मेकअप ओनली 1/3 ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी। लीडरशिप गैप की बात की जाए तो जस्ट 1 in 10 स्टेम जो लीडरशिप रोल्स हैं वुमेन द्वारा किए जा रहे हैं। वुमेन की बात की जाए तो 43% इनरोलमेंट है स्टेम के अंदर, और नंबर ऑफ वुमेन साइंटिस्ट जो हैं वो भी आपकी 18.6% है, R&D 25% कर रही हैं। चैलेंजेस की बात की जाए तो सोशल एंड कल्चरल आपके नॉर्म्स हैं, लैक ऑफ रोल मॉडल की कमी है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ताकि वुमेन आ जाए साइंस में। तो उसमें सबसे पहले बोला गया है कि देखो डिसमेंटल जेंडर स्टेरियोटाइप्स को सबसे पहले हटाना है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि फीमेल साइंटिस्ट हो, वी कांट इमेजिन दैट, क्यों नहीं कर सकते इमेजिन भाई। विजिबिलिटी वुमेन रोल मॉडल की ज़्यादा बढ़ानी है ताकि कमिटीज़ वगैरह में रेलिवेंट बोर्ड जो भी इनसे जुड़े हैं ना वहाँ वुमेन बिठाओ। फिर ओपन करन के एजुकेशनल पाथवेज वगैरह, जेंडर बायसेस को हटाओ, ठीक है ना। तो CSR वगैरह लगवाना पड़ जाए, सपोर्ट करना है वुमेन को, गर्ल्स को साइंस में। फिर वर्क प्लेस ऐसा हो कि जहाँ ना वुमेन ना सेफ फील करे, उसको वायलेंट ना फील हो, उसकी प्रमोट करनी है लीडरशिप पोजीशंस को। नेक्स्ट आता है स्वावलंबनी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नीति आयोग के साथ इसको मिलकर लॉन्च करा है। क्या करता है ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। सबसे बड़ी बात इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी जो ईस्टर्न रीजन्स की वुमेन है उसमें हायर एजुकेशन बढ़ाने के लिए ये स्कीम को लेकर आया गया है, ठीक है। तो इसके लिए काम क्या करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप वाला लोग काम करते हैं। मतलब इसमें स्ट्रक्चर्ड या स्टेज वाइज एंटरप्रेन्योरल जर्नी को यंग प्रोग्राम वुमेंस को तैयार करने के लिए इसको किया गया है। इसमें 6 महीने मेंटोरशिप दी जाती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट ट्रांसलेट देयर आइडियाज़ इनटू सस्टेनेबल प्रॉस्पेक्ट। अब एसर की रिपोर्ट है 2024 की, ध्यान से सुन लेना प्लीज़। एसर की रिपोर्ट आती है, इसको निकालता है एक NGO जिसका नाम है प्रथम फाउंडेशन, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट है, नेशनल वाइड निकाली जाती है, रूरल हाउस होल्ड बेस सर्वे है, बच्चे स्कूल एंड लर्निंग स्टेटस उनका क्या है उसके बारे में। ये बच्चों का ना स्कूलिंग स्टेटस देखते हैं पहले, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, छोटा मोटा बेसिक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं 5 से 16 की उम्र में। तो एसर रिपोर्ट हर साल 2005 से निकाली जा रही है टिल 2014, फिर ऑल्टरनेट ईयर साइकिल में निकाला जाने लग गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने देखा इस बार के रिपोर्ट में कि रिवर्सिंग द लर्निंग गैप, कह रहा देखो इंप्रूवमेंट तो हुई है, बेसिक रीडिंग में भी अर्थमेटिक में भी बच्चों ने अच्छा करा है। जो क्लास 3rd से लेके 5th क्लास के बच्चे हैं ना, वो पोस्ट पैंडमिक के बाद उनमें काफ़ी अभी ठीक हुआ है, उनकी रीडिंग और अर्थमेटिक लेवल अच्छे हुए हैं, एलिमेंट्री ग्रेड्स तो अच्छे हैं। लाइक
डिजिटल लिटरेसी की बात की जाए तो कह रहा है पहली बार ना डिजिटल लिटरेसी चेक हुई 14 से 16 साल की उम्र में। तो स्मार्टफोन आपको पता है क्लोज टू यूनिवर्सल, 90% बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के पास स्मार्टफोन्स हैं घरों में। जेंडर गैप की बात की जाए 36.2 जो परसेंट है लड़कों के पास ज़्यादा होता है फ़ोन्स एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। स्मार्टफोन यूसेज जो है मोर सोशल मीडिया देन एजुकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कह रहा है कि देखो ऑल राइट टू एजुकेशन इंडिकेटर्स बोला गया है कि स्लो इम्प्रूवमेंट है। कह रहा है देखो एक बात समझ लो, राइट टू एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। गर्ल्स के टॉयलेट फंक्शनल नहीं होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं होती है। 57% टीनेजर्स के पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, 76% सोशल मीडिया पे अप्रॉक्सीमेटली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन का यूसेज बहुत ज़्यादा हो चुका है एजुकेशन के अंदर भी, लेकिन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। ठीक है जी, मूव टू दी नेक्स्ट शॉट जिसमें बोल रहा है कि WHO का फ्रेमवर्क एंड टोबैको कंट्रोल। देखो 20 साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं? 20 साल हो गए हैं। पहली ग्लोबल ट्रीटी है रिलेटेड टू टोबैको कंट्रोल, 2003 में आई थी, 2005 में इसको इन्फोर्स किया गया था। लीगल फ्रेमवर्क है टोबैको कंट्रोल का, मतलब लार्ज पेक्टोरियल हेल्थ वार्निंग, स्मोक फ्री लॉज, हायर टैक्सेस की बात की जाएगी। इसको 2004 में ना रेटिफाई किया गया था और ये साउथ एशिया का रीजनल कोऑर्डिनेटर है। अब ना ये ना 5.6 बिलियन लोगों को इम्पैक्ट करता है बाय वन पॉलिसी, ताकि स्मोकिंग रेट जो है ना वो डिक्लाइन हो। सारा इसका ध्यान ये है कि भैया तंबाकू मत चबाओ, तंबाकू मत खाओ, और इसका पूरा ध्यान ये है कि बीड़ी वीड़ी मत पियो। तो इसका पूरा ध्यान इस बात को लेकर यहाँ बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना। डायरेक्टली मूव टू योर MCQ पार्ट। ठीक है, सॉल्व द MCQs। चेक करो कितना आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो MCQs के, वो भी देख लेते हैं। इस बार ना थोड़ा सा सोशल इश्यूज बड़ा हो गया, बट डोंट वरी, है ना, फॉर यू इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए, सारे ये सोशल इश्यूज़ के MCQs हैं, आपकी PDF भी शेयर कर दी गई है टेलीग्राम लिंक पर। आप चेक करिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप इसके। सारे सोशल इश्यू क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे, साइंस एंड टेक करेंगे। सभी खुश रहिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।